कोरोना पर कल 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और 54 जिलाधिकारियों के साथ बैठक में बोले पीएम मोदी, कोरोना वायरस धूर्त और बहरूपिया, केस कम हुए पर चुनौतियां नहीं। बैठक में पीएम मोदी ने कहा, अब युवा बच्चों को लेकर ज्यादा चिंता जताई जा रही है। आगे के लिए हमें और तैयार रहना होगा। मास्क, 2 गज की दूरी, हाथ धोते रहना जरूरी। कोरोना पर देश के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार की बड़ी सलाह, बोले कोरोना वायरस का प्रकोप कम करने में खुली हवादार जगह अहम भूमिका निभा सकती है। एक से दूसरे में संक्रमण फैलने का खतरा भी कम होगा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर ने केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और आईसीएमआर के डीजी बलराम भार्गव को लिखी चिट्ठी, बच्चों के लिए इमरजेंसी वाहन समेत दूसरी जरूरी चीजों के लिए दिशा निर्देश जारी करने की अपील की। दिल्ली में कोरोना संक्रमण दर घटकर 5.5% हुई। 24 घंटे में कोरोना के 3,231 मामले सामने आए। 233 लोगों की मौत हुई। दिल्ली हाईकोर्ट में अस्पतालों में बेड की संख्या और उपलब्धता के अलग अलग मामलों पर सुनवाई जारी रहेगी। सुबह 11 बजे हाईकोर्ट में इस पर सुनवाई शुरू होगी। पूर्व एथलीट मिल्खा सिंह को हुआ कोरोना, चंडीगढ़ में होम आइसोलेशन में है मिल्खा सिंह। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखकर ब्लैक फंगस को नोटिफाइड डिजीज की श्रेणी में डालने का निर्देश दिया। अब सभी मरीजों को जानकारी केंद्र से साझा करने को कहा है। देश में ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ा। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु और तेलंगाना समेत अब तक 5 राज्यों में ब्लैक फंगस महामारी घोषित। लगातार बढ़ रहे हैं इस बीमारी के मरीज। दिल्ली के कई अस्पतालों में ब्लैक फंगस के मरीजों का हो रहा है इलाज। एम्स में 80, गंगाराम अस्पताल में 60, मैक्स हेल्थ केयर दिल्ली में 25 से ज्यादा ब्लैक फंगस के मरीज भर्ती हैं। ब्लैक फंगस को लेकर एक्शन में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, बड़ी बैठक की। दिल्ली के एलएनजेपी, जीटीबी और राजीव गांधी अस्पताल में ब्लैक फंगस के इलाज के लिए सेंटर बनाने का ऐलान किया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, जरूरत पड़ी तो दिल्ली में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करेंगे। बोले डॉक्टर और अस्पताल स्टेरॉइड कम इस्तेमाल करें। यूपी की राजधानी लखनऊ में ब्लैक फंगस का बड़ा खतरा। किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय में अब तक के 73 मरीज भर्ती हुए, 4 मरीजों की जान गई। पंजाब के 3 जिलों बठिंडा, लुधियाना और अमृतसर में ब्लैक फंगस के अब तक 51 केस सामने आए। ब्लैक फंगस हाई लेवल शुगर मरीजों पर कर रहा है ज्यादा अटैक। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए, सभी अस्पतालों को ब्लैक फंगस की दवाएं उपलब्ध कराने को कहा। हिमाचल प्रदेश में ब्लैक फंगस की एंट्री। हमीरपुर की कोरोना संक्रमित महिला मरीज में पाए गए लक्षण। महिला 4 मई को हुई थी कोरोना पॉजिटिव। गुजरात के कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी। ब्लैक फंगस को भी पूरे देश में महामारी घोषित करने की अपील की। रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया का ऐलान, जल्द दूर होगी एम्फोटेरिसिन बी की कमी। ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल होता है इंजेक्शन। 3 दिनों में मौजूदा 5 और फार्मा कंपनियों को उत्पादन की मंजूरी मिली है। कोरोना की होम टेस्टिंग से जुड़ी बड़ी खबर, अगले 1 हफ्ते में 3 और टेस्टिंग किट को मंजूरी संभव। आईसीएमआर ने कल ही घर में रैपिड एंटीजन टेस्ट की कोविड सेल्फ किट को मंजूरी दी है। कोरोना से जंग में भारत बायोटेक का बड़ा ऐलान। कोवैक्सीन के अतिरिक्त 20 करोड़ डोज उत्पादन करेगी कंपनी। अमेरिका से कोरोना वैक्सीन हासिल करने और उत्पादन को लेकर संपर्क में है देश का विदेश मंत्रालय। भारतीय मानकों के आधार पर ही होगा टीका। अमेरिका ने कहा, एफडीए मंजूरी के बाद ही टीके बाहर देगा। और चलिए नजर डाल लेते हैं कुछ और अहम खबरों पर फटाफट अंदाज में। भारत में उत्पादन शुरू होने के बाद कम हो सकती है रूसी कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक की कीमत। डॉक्टर रेड्डीज लैब ने दी जानकारी। फिलहाल 995 रुपए है एक डोज का दाम। कोरोना महामारी के बीच डॉक्टर रेड्डीज लैब का बड़ा ऐलान। एंटी कोविड मेडिसिन 2DG के जून के मध्य से सरकारी और निजी अस्पतालों में मिलने की संभावना। अभी तक ये दवा एम्स दिल्ली और DRDO के कोविड अस्पतालों में उपलब्ध है। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीन वाला जंग जारी। अब तक वैक्सीन की करीब 18 करोड़ 70 लाख 10 हजार डोज लगाई जा चुकी हैं।
कोरोना से मौत पर मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला। कोरोना से जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिवार को 1 लाख रुपए की मदद देगी शिवराज सरकार। कोरोना से जंग में बीजेपी की बड़ी पहल। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी की सेवा ही संगठन अभियान के तहत देश के 824 सामुदायिक केंद्रों पर हेल्प डेस्क का करेंगे उद्घाटन। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर आज कांग्रेस कोरोना मरीजों के तीमारदारों को खाना बांटेगी। टीकाकरण और मास्क को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाएगी पार्टी। पीएम मोदी के जिलाधिकारियों के साथ बैठक के बाद बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का आरोप। बोली, कठपुतली की तरह बैठे हैं सीएम, किसी को बोलने नहीं दिया गया, मुख्यमंत्रियों का अपमान हुआ। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा, पीएम मोदी की बैठक सुपर फ्लॉप रही। किसी भी मुख्यमंत्री से ऑक्सीजन दवा, ब्लैक फंगस पर बात नहीं की गई। प्रचार के लिए पीएम ने बैठक बुलाई थी। ममता बनर्जी के आरोप पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का पलटवार। कहा, ममता का व्यवहार अशोभनीय और शर्मनाक। उन्होंने ऐसा पहली बार नहीं किया है। डीएम से पीएम बात करते हैं तो दिक्कत क्या है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार ने कहा, नॉर्थ 24 परगना के डीएम से बातचीत पहले से तय थी, लेकिन ममता ने उन्हें बोलने नहीं दिया। वो पहले से ही ड्रामा करना चाहती थी। बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना। कहा, ममता विपक्ष की नहीं बल्कि विध्वंस की राजनीति कर रही हैं। अमित मालवीय बोले, पहले किसी बैठक में शामिल नहीं हुई, अब राजनीति कर रही हैं। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने वैक्सीन को लेकर फिर पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। सरकारी कर्मचारियों के लिए टीके की 20 लाख डोज की मांग की। चक्रवाती तूफान ताउते के बाद अब देश में एक दूसरे चक्रवात का खतरा। बंगाल की खाड़ी में यास तूफान का अलर्ट जारी। कोस्ट गार्ड ने तेज की तैयारी। अंडमान निकोबार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के मछुआरों को 22 से 26 मई के बीच समंदर में न जाने की चेतावनी। ताउते तूफान से प्रभावित रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों का दौरा करेंगे महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे। नुकसान का जायजा लेने के साथ ही स्थानीय प्रशासन के साथ समीक्षा बैठक भी होगी। ताउते तूफान की वजह से समंदर में डूबे बार्ज P-305 जहाज पर सवार 49 कर्मचारियों के शव बरामद। 188 लोग बचाए गए, कई लोग अब भी लापता। सर्च ऑपरेशन जारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ताउते तूफान के बाद बचाव काम में लगे जवानों की तारीफ की। कहा, मुश्किल वक्त में अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को बचा रहे जवानों को मेरा सलाम। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने कहा, कई अलर्ट के बाद भी ओएनजीसी ने इसे नजरअंदाज किया। जिम्मेदार अधिकारियों को सस्पेंड कर कार्रवाई होनी चाहिए। एफकॉन कंपनी ने दी सफाई। कहा, बार्ज P-305 के कप्तान और मालिक को जहाज की सुरक्षा को लेकर पूरी जानकारी थी, लेकिन 16 मई को तूफान का रुख बदलने के बाद हादसा हुआ। टूलकिट आरोप मामले में यूथ कांग्रेस ने संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। सांप्रदायिक तनाव फैलाने के लिए जाली और मनगढ़ंत टूलकिट बनाने का आरोप। नारदा स्टिंग केस में कोलकाता हाईकोर्ट में आज टीएमसी नेताओं की जमानत पर होगी सुनवाई। कुछ कारणों से कल नहीं हो पाई थी सुनवाई। इसमें किसी को कोई शक नहीं है कि कोरोना की महामारी को रोकने में वैक्सीनेशन की सबसे बड़ी भूमिका है, लेकिन इसके बावजूद भारत में वैक्सीनेशन की रफ्तार नहीं बढ़ पा रही। दूसरी तरफ चीन ने बहुत ही तेजी से अपने लोगों का टीका लगाना शुरू कर दिया है। पिछले हफ्ते उसने एक दिन में करीब 1.5 करोड़ लोगों को टीका लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। वैक्सीनेशन का चीन मॉडल क्या है और भारत में कैसे बढ़ेगी वैक्सीनेशन की रफ्तार, जानिए इस रिपोर्ट। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के छतरपुर की हैं। यहाँ पर सरकारी अधिकारी घर घर जाकर लोगों से कोरोना की वैक्सीन लगाने की अपील कर रहे हैं, लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं हैं। दरअसल यहाँ के कई गांव में वैक्सीनेशन को लेकर अजीब सी अफवाह फैली हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि चाहे इन्हें सरकारी अनाज मिले या ना मिले, लेकिन ये वैक्सीनेशन नहीं करवाएंगे। इन्हें डर है कि वैक्सीनेशन लगाने से इन्हें कुछ हो जाएगा। इंजेक्शन लग रहा तो उन्हें 10 दिनों बुखार चढ़ा, उसको कोई जवाब नहीं। ऐसे मरने लगे तो अब 280 लगे मरे करूँगा। सबको बुखार है। पानी में गया, एक लेने लगाया थे तो पानी में गया थे, जला नहीं पाया।
बुखार चढ़ा पीछे काठमांडू से हमें इसलिए नाज मिलेगा कभी ना मिले हमें लगवाएंगे। अगर देश में अभी भी वैक्सीन को लेकर ऐसी भ्रांतियां हैं तो वैक्सीनेशन की दर कैसे तेज होगी? कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगेगी? शहरों में लोग वैक्सीन लगवाने को तैयार हैं, लेकिन अभी उतनी सप्लाई नहीं है, जबकि गांव में जहां सप्लाई पहुंच रही है वहां पर लोगों के मन में शंकाएं हैं। देश में कोरोना की सुस्त रफ्तार के पीछे ये भी एक बड़ी वजह है। अगर पिछले 5 दिनों के टीकाकरण के ट्रेंड को देखें तो देश में हर दिन 20 लाख वैक्सीन की डोज भी नहीं लग पा रही है। 15 मई को 17,33,232 वैक्सीन डोज लगी थी, जबकि 16 मई को तो सिर्फ 6,91,211 डोज ही लग पाई। इसके बाद 17 मई को फिर 15,10,418 डोज लगी। इसके बाद पिछले 2 दिन से फिर गिरावट है। 19 मई को तो यह आंकड़ा 11,66,000 ही रहा। ये तस्वीरें बेंगलुरु की हैं। बेंगलुरु में लोग लंबी लंबी कतार लगाकर वैक्सीन लगवाने को आ रहे हैं, लेकिन जब वैक्सीनेशन सेंटर पहुंच रहे हैं तो इन्हें निराशा हो रही है। ज्यादातर लोग वैक्सीन न मिलने की वजह से गुस्से में नजर आए। देश में वैक्सीन के प्रोडक्शन को लेकर सरकार पहले ही सफाई दे चुकी है कि फिलहाल उतनी वैक्सीन नहीं बन रही है जिससे 18 साल के ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लग सके। देश में वैक्सीन का बल्क प्रोडक्शन जुलाई के बाद ही शुरू हो सकेगा, लेकिन तब तक आम जनता करे तो क्या करे? लोगों में वैक्सीन का गुस्सा इस बात को लेकर भी है कि वैक्सीनेशन की रफ्तार पिछले महीने से भी कम हो गई है। अगर पिछले 3 महीने के आंकड़े देखें तो पता चलता है कि मार्च में औसतन हर दिन 16,32,000 वैक्सीन डोज लगाई गई, जबकि अप्रैल में ये बढ़कर हर दिन 28,69,000 वैक्सीन डोज तक पहुंच गई। लेकिन मई में फिर से मार्च जैसी धीमी रफ्तार है। मई में हर दिन औसतन करीब 16,85,000 डोज ही लग रही हैं। टीकाकरण की रणनीति में भी हर स्तर पर राज्यों और अनेक स्टेक होल्डर से मिलने वाले सुझावों को शामिल करके आगे बढ़ाया जा रहा है। अगर आबादी के हिसाब से तुलना की जाए तो भारत से बड़ा एक ही देश है चीन। चीन की आबादी 150 करोड़ के करीब है। चीन में भी वैक्सीनेशन की शुरुआत थोड़ी धीमी थी, लेकिन मार्च के बाद इसने जबरदस्त स्पीड पकड़ी है। चीन में सरकार अब युद्ध स्तर पर लोगों को टीका लगा रही है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो चीन में 27 मार्च तक 10 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी थी। इसके बाद अगले 26 दिन में आंकड़ा 20 करोड़ हो चुका है। उसके बाद सिर्फ 17 दिन में 30 करोड़ के आंकड़े को छुआ और इसके बाद 40 करोड़ के आंकड़े तक पहुंचने के लिए सिर्फ 9 दिन लगे। चीन में भी लोगों के मन में पहले भ्रांतियां थीं, जिसकी वजह से शुरू में लोगों ने तेजी से वैक्सीन नहीं लगवाई। लेकिन अब चीन जिस रफ्तार से लोगों को वैक्सीन लगा रहा है उससे मुकाबला करना आसान नहीं है। चीन में रविवार को एक दिन में 1 करोड़ 40 लाख डोज लगी। ये पूरी दुनिया में एक दिन में सबसे ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगने का रिकॉर्ड है। भारत में सबको वैक्सीन लगाने के लिए अगस्त के बाद हर दिन करीब 90 लाख लोगों को वैक्सीन लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर देश में कोरोना की तीसरी वेव आई तो फिर ये और मुश्किल होगा। So again, I'm saying that we have to keep our eyes on the ball. We don't have to let third wave come in. The way second wave came, we have learnt our lesson. We have to keep our test positivity rate in each district to less than 5%. This is my humble request. And in villages to less than 1%. Only if we do this, then third wave will not come and we follow social vaccination. भारत में बच्चों की वैक्सीन पर भी काफी चर्चा चल रही है, क्योंकि तीसरी वेव में बच्चों पर खतरा ज्यादा होने की आशंका है। लेकिन इस बहस का फिलहाल कोई मतलब नहीं, क्योंकि अभी तक तो 18 से ऊपर वालों के लिए ही पर्याप्त वैक्सीन नहीं है। तो वैक्सीन को ही कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार माना जा रहा है, लेकिन जब बात वैक्सीनेशन की होती है तो लोगों की अलग अलग शिकायतें भी आ रही हैं कि उनको वैक्सीन का या तो स्लॉट नहीं मिल रहा या दूसरी डोज तय समय पर उन्हें नहीं मिल पा रहे हैं। अब तक कितना वैक्सीनेशन हो चुका है देश भर में, टच स्क्रीन के जरिए मलिका बताएंगी। ओवर टू यू मलिका। शुक्रिया प्रतिमा, और आपने बिल्कुल ठीक कहा, सबसे कारगर हथियार अगर कोरोना से लड़ना है, ये जंग जीतनी है, तो उसके लिए वैक्सीनेशन को ही माना जा रहा है। और जैसे कि प्रतिमा ने भी आपको बताया, कहीं पर स्लॉट्स नहीं मिल रहे हैं तो कहीं पर डोजेस की कमी है। अगर आज मौजूदा स्थिति की बात की जाए, देश भर में वैक्सीनेशन ड्राइव कैसी चल रही है, टच स्क्रीन के माध्यम से हम आपको बताते हैं। एक दिन में वैक्सीनेशन किस तरह से चल रही है, पिछले 5 दिनों का ब्यौरा हम आपको दे रहे हैं। 15 मई की अगर बात की जाए तो 15 मई को 17,33,232 लोगों को वैक्सीनेट किया गया। 16 मई की अगर बात की जाए तो 6,91,211 आंकड़ों पर आप गौर कीजिएगा। 17 मई को 15,10,418 लोगों को वैक्सीनेट किया गया। और 18 मई की अगर बात करें तो 18 मई को 13,12,155 लोगों को वैक्सीनेट किया गया। 19 मई की अगर बात की जाए तो 11,66,090 लोग वैक्सीनेट हुए। अब 13 अप्रैल पर आप
नजर डालिए, आप सोच रहे होंगे 13 अप्रैल की बात हम क्यों कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि आखिरी बार 20 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट 13 अप्रैल को ही किया गया था। और ये भी जान लीजिए कि इस रफ्तार से अगर हम चले तो वयस्क आबादी का वैक्सीनेशन पूरा होने में करीब 2.5 साल लग जाएंगे। कुछ और आंकड़े आपके सामने रख देते हैं कि पिछले 3 महीनों में वैक्सीनेशन कैसा चला है। मार्च महीने की अगर बात की जाए तो मार्च में 16.32 लाख प्रतिदिन, अप्रैल की अगर बात करें तो 28.69 लाख प्रतिदिन, और मई की अगर बात करें तो 16.85 लाख प्रतिदिन लोगों को वैक्सीनेट किया गया है। तो ये तमाम आंकड़े हैं जो हम आपके सामने रख रहे हैं टच स्क्रीन के माध्यम से, क्योंकि ये समझना जरूरी होगा कि देश में वैक्सीनेशन ड्राइव आखिर चल कैसे रही है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस बात पर जोर दे चुके हैं कि वैक्सीन ही एकमात्र हथियार है अगर कोरोना को हराना है। तो राज्यों में वैक्सीन की मौजूदगी पर अब नजर डाल लेते हैं कि किस तरह से। देखिए, 1 मई से शुरुआत होनी थी वैक्सीनेशन ड्राइव की कि 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीनेट करना है, लेकिन हमने देखा कि किस तरह से अलग अलग राज्य अपने हाथ खींचते रहे और उन्होंने वैक्सीन की डोजेस की कमी का हवाला दिया। कितने वैक्सीन अब तक मिल चुके हैं राज्य को? 21 करोड़ 7 लाख वैक्सीन मिल चुके हैं, लेकिन इस्तेमाल कितना हुआ है? इस्तेमाल हुआ है 19 करोड़ 9 लाख। और उसके बाद हम आपको ये भी बता देते हैं कि कितने डोजेस इस्तेमाल होना अभी बाकी है। 1 करोड़ 97 लाख डोजेस अभी इस्तेमाल होना बाकी है। और उसके अलावा अगले 3 दिन में अगर डिलीवरी की बात की जाए तो 26 लाख डोजेस की डिलीवरी होना अभी बाकी है। तो ये आंकड़े जो हमने आपके सामने रखे, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता तो है, लोग वैक्सीनेट होना चाह रहे हैं, लेकिन कोरोना की जो वैक्सीन है उसकी डोजेस की किल्लत भी देखने को मिल रही है, तो कई स्लॉट्स नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसे में ये एक बड़ी चुनौती कि किस तरह से पूरे देश को जल्द से जल्द वैक्सीनेट किया जाए। ओवर टू यू प्रतिमा। बहुत शुक्रिया मलिका। तो देखिए, बहुत आसान भाषा में मलिका ने आपको समझा दिया कि देश में वैक्सीनेशन ड्राइव किस गति से आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़ते हैं। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन को रफ्तार देने के लिए हमें बहुत कुछ करने की जरूरत है, और इसी को लेकर हमने खास तौर पर एक रिपोर्ट भी तैयार की है। देखिए जरा। भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन के उत्पादन को बड़े पैमाने पर बढ़ाने के लिए गुरुवार को मिशन 20 करोड़ की रणनीति का ऐलान किया। टीकाकरण की रफ्तार सुस्त न पड़े, इसलिए भारत बायोटेक अब कोवैक्सीन की सालाना 20 करोड़ डोज का उत्पादन करेगी। उत्पादन का काम साल 2021 की चौथी तिमाही से शुरू होगा। प्रोडक्शन का सारा काम गुजरात के अंकलेश्वर में किया जाएगा। अंकलेश्वर में भारत बायोटेक की सहायक कंपनी कायरन बेहरिंग वैक्सीन का प्लांट है, इसी में उत्पादन होगा। इस बीच अच्छी खबर यह है कि रूस की वैक्सीन स्पुतनिक 5 का प्रोडक्शन भी बहुत जल्द भारत में शुरू हो जाएगा, जिससे उसकी कीमत और कम हो जाएगी। सिंगल डोज वाली स्पुतनिक 5 की मौजूदा कीमत 995 रुपए है। तो पीएम मोदी के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन के कार्यालय की तरफ से कोरोना को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। इसमें लोगों के लिए कुछ खास सुझाव हैं, देखिए। संक्रमण रोकिए, महामारी समाप्त करिए। मास्क, दूरी, स्वच्छता और खुली हवादार जगह, ये वो 4 मंत्र हैं जो पीएम मोदी के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ने संक्रमण को रोकने के लिए दिए हैं। सबसे खास चौथा मंत्र है जिसमें खुली हवादार जगह का जिक्र किया गया है। राघवन के मुताबिक संक्रमित व्यक्ति के छींक से वायरस 10 मीटर की दूरी तक जा सकता है, इसलिए जगह हवादार होने से सामुदायिक रूप से बचाव हो सकता है। परामर्श में कहा गया है कि जैसे खिड़की खोलने में हवा में गंध कम होती है, वैसे ही वायरस भी कम हो सकता है। परामर्श के मुताबिक हवा के आने जाने और एग्जॉस्ट पंखों का उपयोग करना भी फायदेमंद होगा। ऐसा करने से हम घर और दफ्तर दोनों जगह सुरक्षित रह सकते हैं। के विजय राघवन ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि तीसरी लहर आकर ही रहेगी और इसे रोका नहीं जा सकता। हालांकि बाद में उन्होंने कहा था कि सावधान रहें, वो तीसरी लहर को रोक सकते हैं। देखिए, कोरोना संक्रमण को लेकर बात हो रही तो ये जान लीजिए कि इसकी तीसरी लहर बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक बताई जा रही है, जिसको लेकर राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग भी अब एक्टिव हो गया है। भविष्य में संक्रमण से बच्चों की सुरक्षा की तैयारियों का ब्लूप्रिंट क्या होगा और कैसे इसे लागू किया जाएगा, ये सारी जानकारी राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग यानी NCPCR ने ICMR और स्वास्थ्य मंत्रालय से मांगी है। और इसी सिलसिले में
एनसीपीसीआर ने आईसीएमआर के डीजी और स्वास्थ्य सचिव को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में कोरोना की सूरत में बच्चों के इलाज और मेडिकल प्रोटोकॉल की जानकारी साझा करने का अनुरोध किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण को लिखे पत्र में आग्रह किया है कि बच्चों के लिए आपात परिवहन सेवा के बारे में जरूरी दिशा निर्देश जारी किए जाए। राज्यों के स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिवों को लिखे एक अन्य पत्र में कहा गया है कि कोरोना से संबंधित डेटा मुहैया कराने के मकसद से नोडल अधिकारी की तैनाती की जाए। हमने देखा पिछले दिनों कि पीएम केयर्स के माध्यम से भारत सरकार ने वेंटिलेटर्स भेजे, पर अनेकों राज्य सरकारें उनको इंस्टॉल नहीं कर पाई। कम से कम बच्चों के साथ इस तरीके की समस्या ना आए, इसलिए हम ये प्रिपरेशन कर रहे हैं। एनसीपीसीआर की चिंता भी वाजिब है, क्योंकि दूसरी लहर में ही छोटे बच्चे संक्रमण का शिकार होने लगे हैं। उत्तराखंड में दूसरी लहर में 5000 बच्चे अब तक कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। मई महीने की शुरुआत में 15 दिनों में 1700 बच्चे कोरोना संक्रमित हुए। कर्नाटक में संक्रमित बच्चों की संख्या भी कई हजारों में है और 1 से 16 मई के बीच सिर्फ बेंगलुरु में 19,000 बच्चे संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। ये आंकड़े चिंता बढ़ाने वाले हैं और इसलिए जरूरी है कि हर माता पिता अभी से सावधान हो जाएं। तो देखिए, एक तरफ कोरोना से तो हम जूझ ही रहे हैं, लेकिन अब कोरोना के बाद ब्लैक फंगस ने देश की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। कहां-कहां कोरोना के साइड इफेक्ट से हड़कंप मचा है, इस रिपोर्ट में देखिए। कोरोना के कहर के बीच अब ब्लैक फंगस ने डरा दिया है। देश के राज्य शहर गांव-गांव में ब्लैक फंगस के बढ़ते केस डरा रहे हैं। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, तेलंगाना और तमिलनाडु ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। सिर्फ 5 राज्य ही नहीं, बल्कि पूरे देश में ही ब्लैक फंगस के मामले बढ़ रहे हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश में ब्लैक फंगस लोगों के लिए आफत बनता जा रहा है। दिल्ली में ब्लैक फंगस के करीब 200 मरीज बताए जा रहे हैं, लेकिन हालात ये हैं कि एम्स जैसे बड़े अस्पताल के पास भी दवाओं की किल्लत है। फिलहाल स्टॉक में ये दवाई उपलब्ध नहीं है। इसी के साथ में जो दूसरी दवाइयाँ भी डॉक्टर रेफरेंस के तौर पर देते हैं, खरीदने के लिए बोलते हैं, वो दवाइयाँ भी फिलहाल स्टॉक में नहीं है और ये भी जानकारी नहीं है कि आने वाले कितने दिनों तक ये दवाइयाँ उपलब्ध नहीं रहेंगी। दिल्ली में 3 अस्पतालों को एलएनजेपी अस्पताल, जीटीबी अस्पताल और राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ब्लैक फंगस के इलाज के लिए डेडिकेटेड सेंटर बनाए जाएंगे। इसके इलाज के लिए कई डिसिप्लिन के डॉक्टर्स की टीम बनाने की ज़रूरत है, जो कि उस मरीज का ख्याल रखे। सरकारी में हमने जीटीबी, एलएनजेपी और राजीव गांधी हॉस्पिटल, इन तीनों में हमने स्पेशल अरेंजमेंट्स किए हैं। इस बीमारी से बचाव का तरीका यही है कि सही वक्त पर पहचान हो और जल्दी से इलाज शुरू हो, नहीं तो वैसी ही तस्वीरें फिर से देखनी पड़ेंगी जो कुछ वक्त पहले देश ने देखी हैं। तो देखिए, कोरोना संकट के बीच ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों ने केंद्र और राज्य सरकारों की चिंता और बढ़ा दी है। केंद्र ने राज्य सरकारों को कहा है कि वो ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करें। ये बीमारी कितनी खतरनाक है और इससे आपको कितना सावधान रहना है, ये रिपोर्ट बताएगी। राजस्थान के जोधपुर में मथुरादास माथुर अस्पताल में ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए अलग वार्ड बनाया गया है। यहाँ भर्ती कई मरीजों की जान बचाने के लिए उनकी आंख और जबड़ा निकाला गया है। ये ऐसी बीमारी नहीं है जो छुआछूत यानी आपस में फैलने वाली बीमारी जैसे तो नहीं कह सकते इसको। हाँ, जिनको डायबिटीज है उनमें इनकी होने की संभावना ज्यादा है। किसी कारणवश जो डायबिटीज की दवाइयाँ ले नहीं पाए या जिन्होंने स्वविवेक से बंद कर दी, फिर ये ब्लैक फंगस हो रहा है। ब्लैक फंगस का संक्रमण आंख और जबड़े पर असर डालता है। फंगस की वजह से सड़न पैदा हो जाती है, जिसे हटाने के लिए सर्जरी के जरिए आंख और जबड़ा निकालना पड़ता है। इसके शिकार वो लोग ज्यादा हो रहे हैं जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है। डायबिटीज के मरीजों में इसका संक्रमण ज्यादा तेजी से फैल रहा है। कोरोना संक्रमण को ठीक करने के लिए दिए जाने वाले स्टेरॉइड की वजह से संक्रमण तेजी से फैलने की बात सामने आई है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी एनसीपीसीआर ने केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और आईसीएमआर के टीजी बलराम भार्गव को चिट्ठी लिखी। बच्चों के लिए इमरजेंसी वाहन समेत दूसरी जरूरी चीजों के लिए दिशा निर्देश जारी करने की अपील की। दिल्ली में कोरोना संक्रमण दर घटकर 5.5% हुई। 24 घंटे में कोरोना के 3,231 मामले सामने आए, 233 लोगों की मौत। दिल्ली हाईकोर्ट में अस्पतालों में बेड्स की संख्या
और उपलब्धता के अलग-अलग मामलों पर सुनवाई जारी रहेगी। सुबह 11 बजे हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू होगी। पूर्व एथलीट मिल्खा सिंह को हुआ कोरोना, चंडीगढ़ में होम आइसोलेशन में है मिल्खा सिंह। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखकर ब्लैक फंगस को नोटिफाइड डिजीज की श्रेणी में डालने का दिया निर्देश। अब सभी मरीजों की जानकारी केंद्र से साझा करने को कहा। देश में ब्लैक फंगस का बढ़ा खतरा। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु और तेलंगाना समेत अब तक 5 राज्यों में ब्लैक फंगस महामारी घोषित। लगातार बढ़ रहे हैं इस बीमारी के मरीज। दिल्ली के कई अस्पतालों में ब्लैक फंगस के मरीजों का हो रहा है इलाज। एम्स में 80, गंगाराम अस्पताल में 60, मैक्स हेल्थ केयर दिल्ली में 25 से ज्यादा ब्लैक फंगस के मरीज भर्ती। ब्लैक फंगस को लेकर एक्शन में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। बड़ी बैठक की दिल्ली के एलएनजेपी, जीटीबी और राजीव गांधी अस्पताल में ब्लैक फंगस के इलाज के लिए सेंटर बनाने का ऐलान किया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, जरूरत पड़ी तो दिल्ली में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करेंगे। बोले, डॉक्टर और अस्पताल स्टेरॉइड कम इस्तेमाल करें। यूपी की राजधानी लखनऊ में ब्लैक फंगस का बढ़ा खतरा। किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय में अब तक के 73 मरीज भर्ती हुए, 4 मरीजों की गई जान। पंजाब के 3 जिलों बठिंडा, लुधियाना और अमृतसर में ब्लैक फंगस के अब तक 51 मामले सामने आए। ब्लैक फंगस हाई लेवल शुगर मरीजों पर कर रहा है ज्यादा अटैक। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने स्वास्थ्य विभाग को दिए निर्देश। सभी अस्पतालों को ब्लैक फंगस की दवाएं उपलब्ध कराने को कहा। हिमाचल प्रदेश में ब्लैक फंगस की एंट्री। हमीरपुर की कोरोना संक्रमित महिला मरीज में पाए गए लक्षण। महिला 4 मई को हुई थी कोरोना पॉजिटिव। गुजरात के कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी। ब्लैक फंगस को भी पूरे देश में महामारी घोषित करने की अपील की। रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया का ऐलान, जल्द दूर होगी एम्फोटेरिसिन बी की कमी। ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल होता है इंजेक्शन। 3 दिनों में मौजूदा 5 और फार्मा कंपनियों को उत्पादन की मंजूरी मिली है। कोरोना की होम टेस्टिंग से जुड़ी बड़ी खबर। अगले 1 हफ्ते में 3 और टेस्टिंग किट को मंजूरी संभव। आईसीएमआर ने कल ही घर में रैपिड एंटीजन टेस्ट की कोविसल्व किट को दी मंजूरी। कोरोना से जंग में भारत बायोटेक का बड़ा ऐलान। कोवैक्सीन की अतिरिक्त 20 करोड़ डोज उत्पादन करेगी कंपनी। अमेरिका से कोरोना वैक्सीन हासिल करने और उत्पादन को लेकर संपर्क में है देश का विदेश मंत्रालय। भारतीय मानकों के आधार पर ही होगा टीका। अमेरिका ने कहा, एफडीए मंजूरी के बाद ही टीके बाहर देगा। भारत में उत्पादन शुरू होने के बाद कम हो सकती है रूसी कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक की कीमत। डॉक्टर रेड्डीज लैब ने दी जानकारी। फिलहाल 995 रुपए है 1 डोज का दाम। कोरोना महामारी के बीच डॉक्टर रेड्डीज लैब का बड़ा ऐलान। एंटी कोविड मेडिसिन 2DG के जून के मध्य से सरकारी और निजी अस्पतालों में मिलने की संभावना। अभी तक ये दवा एम्स दिल्ली और DRDO के कोविड अस्पतालों में उपलब्ध है। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीन वाला जंग जारी। अब तक वैक्सीन की करीब 18 करोड़ 70 लाख 10 हजार डोज लगाई जा चुकी है। कोरोना से मौत पर मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला। कोरोना से जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिवार को 1 लाख रुपए की मदद देगी शिवराज सरकार। कोरोना से जंग में बीजेपी की बड़ी पहल। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी की सेवा ही संगठन अभियान के तहत देश के 824 सामुदायिक केंद्रों पर हेल्प डेस्क का उद्घाटन करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर आज कांग्रेस कोरोना मरीजों के तीमारदारों को खाना बांटेगी। टीकाकरण और मास्क को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाएगी पार्टी। जान लेते हैं कुछ और अहम खबरें इसी तरह फटाफट अंदाज में। पीएम मोदी की जिलाधिकारियों के साथ बैठक के बाद बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का आरोप। बोली, कठपुतली की तरह बैठे रहे सीएम, किसी को बोलने का मौका नहीं दिया गया, मुख्यमंत्रियों का अपमान हुआ। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा, पीएम मोदी की बैठक सुपर फ्लॉप रही। किसी भी मुख्यमंत्री से ऑक्सीजन, दवा, ब्लैक फंगस पर बात नहीं की। प्रचार के लिए पीएम ने बैठक बुलाई थी।
ममता बनर्जी के आरोप पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का पलटवार, कहा ममता का व्यवहार अशोभनीय और शर्मनाक। उन्होंने ऐसा पहली बार नहीं किया। डीएम से पीएम बात करते हैं तो दिक्कत क्या है? सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार ने कहा नॉर्थ 24 परगना के डीएम से बातचीत पहले तय थी, लेकिन ममता ने उन्हें बोलने नहीं दिया। वो पहले से ही ड्रामा करना चाहती थी। बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना, कहा ममता विपक्ष की नहीं बल्कि विध्वंस की राजनीति कर रही हैं। अमित मालवीय बोले पहले किसी बैठक में शामिल नहीं हुई, अब राजनीति कर रही हैं। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने वैक्सीन को लेकर फिर पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी। सरकारी कर्मचारियों के लिए टीके की 20 लाख डोज की मांग की। चक्रवाती तूफान ताउते के बाद अब देश में एक दूसरे चक्रवात का खतरा। बंगाल की खाड़ी में यास तूफान का अलर्ट जारी। कोस्ट गार्ड ने तेज की तैयारी। अंडमान निकोबार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के मछुआरों को 22 से 26 मई के बीच समंदर में न जाने की चेतावनी। ताउते तूफान से प्रभावित रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों का दौरा करेंगे महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे। नुकसान का जायजा लेने के साथ ही स्थानीय प्रशासन के साथ समीक्षा बैठक भी होगी। ताउते तूफान की वजह से समंदर में डूबे बार्ज P305 जहाज पर सवार 49 कर्मचारियों के शव बरामद। 188 लोग बचाए गए। कई लोग अब भी लापता। सर्च ऑपरेशन जारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ताउते तूफान के बाद बचाव काम में लगे जवानों की तारीफ की। कहा मुश्किल वक्त में अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को बचा रहे जवानों को मेरा सलाम। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने कहा कई अलर्ट के बाद भी ओएनजीसी ने इसे नजरअंदाज किया। जिम्मेदार अधिकारियों को सस्पेंड कर कार्रवाई होनी चाहिए। एफकॉन कंपनी ने दी सफाई। कहा बार्ज P305 के कप्तान और मालिक को जहाज की सुरक्षा को लेकर पूरी जानकारी थी, लेकिन 16 मई को तूफान का रुख बदलने से हादसा हुआ। उत्तराखंड में बादल फटने के बाद कई जिलों में तेज बारिश। बद्रीनाथ में नेशनल हाईवे का 50 मीटर हिस्सा बह गया। आवाजाही ठप। सीएम तीरथ सिंह रावत ने मदद पहुंचाने के निर्देश दिए। उत्तराखंड में तेज बारिश के बाद कई जगह सैलाब। ऋषिकेश और बद्रीनाथ हाईवे पर कई जगह पहाड़ टूटने से बहुत रास्ते बंद हुए हैं, जिसके बाद मलबे को हटाने का काम लगातार जारी है। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में 2 दिनों से भारी बारिश और बर्फबारी का दौर जारी। केदारनाथ धाम में चल रहे सभी पुनर्निर्माण के काम ठप। हिमाचल में मई के महीने में अचानक बर्फबारी से लोग हैरान। किन्नौर में हर तरफ बर्फ की सफेद चादर छाई। बर्फबारी से बिजली और पानी की सप्लाई पर प्रभाव। टूलकिट आरोप मामले में यूथ कांग्रेस ने संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। सांप्रदायिक तनाव फैलाने के लिए जाली और मनगढ़ंत टूलकिट बनाने का आरोप। नारदा स्टिंग केस में कोलकाता हाईकोर्ट में आज टीएमसी नेताओं की जमानत पर सुनवाई होगी। कुछ कारणों से कल नहीं हो पाई थी सुनवाई। और चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें फटाफट अंदाज में। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को लिखी चिट्ठी। राजीव गांधी हत्याकांड के 7 दोषियों को रिहा करने की मांग की। राजस्थान कांग्रेस के सियासी घमासान के दूसरे दौर ने पकड़ा जोर। सचिन पायलट गुट के विधायक हेमाराम चौधरी के इस्तीफे के बाद अब दूसरे विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने मुखर होकर अशोक गहलोत सरकार के कामकाज पर उठाए सवाल। ऑक्सीजन की जमाखोरी और कालाबाजारी के मामले में नवनीत कालरा को 14 दिन की जेल, 3 दिन की पुलिस रिमांड के बाद कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा। आंध्र प्रदेश में राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार सांसद के.आर. कृष्णम की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने आर्मी अस्पताल में सेहत की जांच का आदेश दिया था। राजस्थान हाईकोर्ट में आज नाबालिग से रेप के दोषी आसाराम की जमानत पर सुनवाई होगी। कोरोना से संक्रमित है आसाराम। गोवा में मापुसा शहर का फास्ट ट्रैक कोर्ट आज सुना सकता है तेजपाल के मामले में फैसला। तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल पर एक जूनियर सहयोगी से 2013 में यौन शोषण का आरोप लगा है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने निलंबित डीएसपी दविंदर सिंह को पुलिस सर्विस से बर्खास्त किया। पिछले साल आतंकियों के साथ पकड़ा गया था दविंदर सिंह।
लगातार पुलिस को चकमा दे रहा है नेशनल ओलंपिक चैंपियन सुशील कुमार। परिवार के लोग कर रहे हैं मदद। मेरठ टोल पर कैद हुई तस्वीरें। एबीपी न्यूज के हाथ लगी सुशील की वारदात के बाद की पहली तस्वीर। भारतीय नौसेना के पहले विध्वंसक पोत आईएनएस राजपूत को 41 साल की सेवा के बाद आज हटाया जाएगा। विशाखापट्टनम के नेवल डॉकयार्ड में समारोह का होगा आयोजन। गोरखपुर की मासूम शिवा के मददगार बने सीएम योगी आदित्यनाथ। 4 साल की बच्ची के लिवर ट्रांसप्लांट के लिए दिए 10 लाख रुपए। यूपी के शामली में कोरोना को भगाने के लिए थाने में 3 दिन तक हुआ हवन और पूजन। महामारी से जल्द निजात देने के लिए भगवान से प्रार्थना की। पुलिस वालों के साथ व्यापारी भी शामिल हुए। ओडिशा के संबलपुर में एक अस्पताल के अंदर नर्सिंग स्टाफ के डांस का वीडियो हुआ वायरल। कोरोना मरीजों का हौसला बढ़ाने के लिए डांस किया, हंसाने की भी कोशिश की। मरीज इससे खुश दिखे। कोरोना की वजह से करदाताओं को राहत। सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 सितंबर की। कंपनियां 30 नवंबर तक फाइल कर सकेंगी इनकम टैक्स रिटर्न। दिल्ली हाईकोर्ट में आज फेसबुक और व्हाट्सएप की याचिका पर सुनवाई। दोनों ने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी पर सवाल उठाने वाले आदेश को चुनौती दी है। अब वक्त आ गया है पॉजिटिव थॉट आपको बताने का, जो कि आज प्रतिमा आपको बताने वाली है। एक्चुअली मैं नहीं मलिका, हमारे एक दर्शक है जिनका नाम गोपाल पंचाल है। बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने हमारा शो देखा और वो हर दिन हमारे पॉजिटिव थॉट सुनते हैं। तो एक पॉजिटिव थॉट जो उन्होंने भेजा है वो दर्शकों के सामने रख देते हैं। तो गोपाल पंचाल ने जो पॉजिटिव थॉट भेजा है वो है, इफ़ यू नॉट विलिंग टू लर्न नो वन कैन हेल्प यू, इफ़ यू आर डिटरमिन्ड टू लर्न नो वन कैन स्टॉप यू। तो सीखने की इच्छा शक्ति हमेशा अपने भीतर रखनी चाहिए। आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। वाकई बहुत प्रेरणा देने वाला और इंस्पायर करने वाला, आपको मोटिवेट करने वाला थॉट है। तो शुक्रिया गोपाल जी, आपने ये थॉट हमारे साथ शेयर किया। देश के पूर्वी तट पर तूफान के अलर्ट के बीच एक बार फिर दिल्ली में मौसम ने करवट ली है। दिल्ली के कई हिस्सों में आज फिर बारिश शुरू हुई है। दूसरी और बड़ी अहम खबर कोरोना वैक्सीन को लेकर है। भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन के 20 करोड़ डोज बनाने का ऐलान किया है। साथ ही स्पुतनिक वैक्सीन का प्रोडक्शन भी जल्द शुरू होने वाला है। तीसरी बड़ी खबर अंतर्राष्ट्रीय मामलों से जुड़ी हुई है। आखिरकार इजराइल फिलिस्तीन में सीज फायर का ऐलान हो गया है। भारत ने भी सीज फायर की मांग की थी। ऐसे में ये एक अच्छी और राहत देने वाली खबर आई है। और चलिए, आज की 3 बड़ी खबरों के बारे में तो हमने आपको बताया, इन पर आगे भी विस्तार से बात करेंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है पंजाब के मोगा से, वो आपको बता दे, जहां देर रात भारतीय वायुसेना का MiG-21 फाइटर एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। वायुसेना के मुताबिक विमान रूटीन ट्रेनिंग के वक्त दुर्घटनाग्रस्त हुआ। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पंजाब के मोगा से ये बड़ी खबर आ रही है। देर रात क्रैश हुआ विमान, ट्रेनिंग के दौरान क्रैश हुआ MiG-21 विमान। हमारे सहयोगी नीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। ज्यादा जानकारी के साथ उनका रुख कर लेते हैं। नीरज, और क्या अपडेट मिल रहा है इस बड़ी खबर पर? देखिए, अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये MiG-21 फाइटर जेट क्रैश हुआ है मोगा पंजाब में। पूरी तरह ये क्रैश हुआ है ये जो फाइटर जेट है। अभी इसके बारे में जो भारतीय वायुसेना की तरफ से ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि जो पायलट थे उनके बारे में स्थिति अभी नहीं पता चल पाई है। भारतीय वायुसेना ने कहा है कि इसके बारे में, इस क्रैश के बारे में बहुत जल्द वो पूरी जानकारी देंगे, तभी पता चल पाएगा कि इस क्रैश में पायलट क्या सुरक्षित हैं या नहीं। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए नीरज। आप इस खबर पर लगातार नजर बनाए रखिए, आगे भी इस अपडेट के लिए आपका रुख करते रहेंगे। अब बात दिल्ली में बदले हुए मौसम की कर लेते हैं। दिल्ली और आसपास के इलाकों में फिर से बारिश शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने अगले 2 घंटे में दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में आंधी और तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि दिल्ली के अलावा गुरुग्राम, फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र, कैथल, पानीपत, करनाल में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बुधवार को हुई बारिश ने दिल्ली में मई महीने में 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। अब फिर एक बार बारिश हो रही है। ऐसे में नजर हमारी लगातार इस पर बनी हुई है, लेकिन एक बार फिर से मौसम ने यहां पर करवट ली है। अब ताउते की बात करते हैं, क्योंकि ताउते के बाद देश के दक्षिण और पूर्वी राज्यों में अब यास तूफान दस्तक देने ही वाला है। इसको लेकर सभी राज्यों को अलर्ट कर दिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए ये रिपोर्ट देखिए। आंधी, तूफान,
और समंदर से ऊंची ऊंची उठती लहरें। ताउते जब आया तो अपने साथ तबाही के ये सारे साजो सामान लेकर आया था और अब यास तूफान की बारी है, जो 26 मई के बीच देश के दक्षिण और पूर्वी राज्यों से टकराएगा। इसलिए कोस्ट गार्ड ने अभी से तैयारी कर ली है। जान का नुकसान ना हो इसलिए मछुआरों को समंदर में ना जाने की हिदायत दी गई है। जो मछुआरे पहले से समंदर में हैं, उन्हें 22 मई से पहले लौटने का आदेश दिया गया है। कोस्ट गार्ड के जहाज, एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर बंगाल की खाड़ी में उतर गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक कल से बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर पॉइंट बनेगा और यास 24 मई तक तूफान की शक्ल ले लेगा। यास के आने में अभी वक्त है, लेकिन बारिश का सिलसिला आज से शुरू हो जाएगा। अंडमान के जिस समुद्री सीमा से तूफान की शुरुआत होगी, उसी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अलग अलग जगहों पर बिजली गरजने के साथ बारिश होगी। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, लक्षद्वीप और ओडिशा के कुछ इलाकों में भी बारिश का अनुमान है। पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों में भी तेज बारिश होगी। जैसे जैसे तूफान समुद्री तटों की तरफ बढ़ेगा, वो और भी रौद्र रूप अख्तियार करेगा। ताउते गुजर गया, अब यास का खतरा है। अब चलते हैं सीधे मलिका के पास, जो टच स्क्रीन के जरिए हमें समझाएंगी कि यास तूफान के जरिए कौन सा खतरा दस्तक देने वाला है। और चलिए टच स्क्रीन के माध्यम से कुछ और जानकारी आपको दे देते हैं, क्योंकि ताउते तूफान ने किस कदर तबाही मचाई है ये हम सब ने देखा। एक और तूफान का खतरा मंडरा रहा है। ताउते की बात कर लेते हैं, क्योंकि ताउते खत्म हो चुका है, बीत चुका है, लेकिन अपने पीछे तबाही के निशान छोड़ गया। कई जगह पर हमने देखा जानमाल का नुकसान, और ये वो 5 राज्य हैं जो सबसे ज्यादा ताउते से प्रभावित हुए: राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और केरल। अब यास तूफान की बात कर लेते हैं, जो कि आशंका ये जताई जा रही है कि 22 मई को बंगाल की खाड़ी से उठेगा, अंडमान से होता हुआ 26 मई को बंगाल में टकराएगा। और किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं। भारी बारिश और तेज हवाओं की आशंका है। दक्षिणी बंगाल सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकता है। ऐसे में तमाम एहतियाती कदम उठा लिए गए हैं। लगातार हमारी नजर यास तूफान से जुड़े खतरों पर भी बनी रहेगी। एक एक अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। ओवर टू यू प्रतिमा। शुक्रिया मलिका, ये तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में बारिश से गर्मी से राहत मिली, यानी बारिश के बाद गर्मी से राहत मिली है, लेकिन इस बीच अनाज बर्बादी की ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसको देखकर आंखें शर्म से झुक जाती हैं। ये तस्वीरें सिस्टम की नाकामी की हैं। थोड़ी सी बारिश क्या हुई, देश में अनाज की बर्बादी शुरू हो गई। सबसे पहले शामली की तस्वीर देखिए। बरसात में सैकड़ों क्विंटल सरकारी गेहूं बर्बाद हो गया। सूचना पर पहुंचे अधिकारी मामले की जांच में जुटे और जूनियर कर्मियों पर लापरवाही मरते हुए अपना पल्ला झाड़ते नजर आए। अब आपको यूपी के फतेहपुर लेकर चलते हैं। यहाँ भी वही हाल है। खुले आसमान के नीचे रखा किसानों का गेहूँ बर्बाद हो गया। किसान परेशान है, सिस्टम की नाकामी से हताश है। तो दैवी आपदा एकदम आ गई। मई में कभी इसी बार बरसात नहीं आती है। किसानों का चाहे वो भींगे चाहे जो कुछ हो, जिम्मेदारी किसान को, किसान नहीं होगा विभाग होगा, अधिकारी जिम्मेदार होगा। अमरोहा में भी पिछले 2 दिन से हो रही बारिश से उत्तर प्रदेश के अमरोहा में अधिकारियों की लापरवाही की वजह से खुले में रखा हुआ लगभग 1500 क्विंटल गेहूं भीग रहा है। ऐसा ही हाल इटावा और अलीगढ़ का भी है। यहाँ भी जिला प्रशासन की लापरवाही से सैकड़ों क्विंटल गेहूं बारिश में भीग गया। देश में किसानों की बदहाली और भुखमरी की खबरें रोजाना आती हैं, लेकिन सवाल बड़ा है कि आखिर कब सिस्टम सुधरेगा और कब देश में अनाज की ऐसी बर्बादी बंद होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन को रफ्तार देने के लिए हिंदुस्तान बायोटेक ने नया ऐलान किया है। जल्दी से जल्दी हर हिंदुस्तानी को वैक्सीन मिल सके, इसीलिए बड़ी योजना तैयार की गई है। भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन के उत्पादन को बड़े पैमाने पर बढ़ाने के लिए गुरुवार को मिशन 20 करोड़ की रणनीति का ऐलान किया। टीकाकरण की रफ्तार सुस्त न पड़े, इसलिए भारत बायोटेक अब कोवैक्सीन की सालाना 20 करोड़ डोज का उत्पादन करेगी। उत्पादन का काम साल 2021 की चौथी तिमाही से शुरू होगा। प्रोडक्शन का सारा काम गुजरात के अंकलेश्वर में किया जाएगा। अंकलेश्वर में भारत बायोटेक की सहायक कंपनी कायरन बेहरिंग वैक्सीन का प्लांट है, इसी में उत्पादन होगा। इस बीच अच्छी खबर यह है कि रूस की वैक्सीन स्पुतनिक 5 का प्रोडक्शन भी बहुत जल्द भारत में शुरू हो जाएगा, जिससे उसकी कीमत और कम हो जाएगी। सिंगल डोज वाली स्पुतनिक 5 की मौजूदा कीमत 995 रुपए है।
अब एक उम्मीद जगाती, प्रेरणा देती खबर। कोरोना मरीजों के बढ़ते आंकड़ों के बीच देश की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराती नजर आ रही है। कहीं बेड की कमी है तो कहीं ऑक्सीजन की। इस बीच बेंगलुरु में अब चलने वाली है आईसीयू ऑन व्हील। लाइन से कई बेड हैं, इलाज के लिए जरूरी दूसरे उपकरण भी मौजूद हैं। ये तस्वीर किसी अस्पताल की नहीं, बेंगलुरु में शुरू हुए आईसीयू ऑन व्हील की है, जहां एक बस के अंदर आईसीयू बनाया गया है। इसकी शुरुआत बीएमटीसी यानी बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने फाउंडेशन इंडिया के साथ मिलकर की है, जिसमें केएसआरटीसी बसों को एम्बुलेंस में तब्दील किया गया है। इस बस में 5 ऑक्सीजन बेड है। साथ ही आपको बता दें कि पेशेंट मॉनिटर करने की तमाम सुविधा यहाँ पे है, चाहे वो बीपी हो या ऑक्सीजन लेवल हो या ईसीजी हो। 4 लाइन फैसिलिटी और वेंटिलेटर की पूरी फैसिलिटी, हर तरह की इमरजेंसी की सुविधा और जनरेटर का बैकअप सपोर्ट भी इस बस में बाकायदा रखा गया है। जरूरी सुविधाओं से लैस इन बसों को हर जिले के सरकारी अस्पतालों के बाहर खड़ा किया जाएगा। बेंगलुरु में बस को एम्बुलेंस में तब्दील किया गया है, तो बिहार के गया में एक व्यक्ति ग्रामीण इलाकों में जरूरतमंदों की मदद कर रहा है। ये व्यक्ति है विवेक कुमार, जो कोरोना मरीजों तक जरूरत पड़ने पर ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लोग खुद फोन करके उनसे मदद मांग सकते हैं और वो लोगों को सिलेंडर मुहैया कराते हैं। और उज्जैन जिले से भी कुछ अच्छी तस्वीरें आई हैं, वो आपको दिखाते हैं। ये रिपोर्ट भी आपको बताते हैं किस बारे में है। उज्जैन जिले में एक आईएएस अधिकारी ने बस स्टैंड को कोविड अस्पताल बनाकर सैकड़ों पॉजिटिव मरीजों को दुरुस्त कर दिया। देखिए। कभी उज्जैन जिले के बड़नगर का ये बस स्टैंड सुनसान पड़ा होता था, लेकिन अब जिले के एसडीएम डॉक्टर योगेश भरसट ने इसकी काया पलट करते हुए यहाँ कोविड अस्पताल बना दिया। खास बात यह है कि यहाँ कोरोना अस्पताल बनाने के लिए सरकार से कोई मदद भी नहीं ली गई और जन सहयोग के जरिए 70 बेड का अस्पताल खड़ा कर दिया गया। यहाँ पर ऑक्सीजन से लेकर दवाई तक मुफ्त दी जा रही है। अप्रैल माह में शुरू किए गए इस अस्पताल से अभी तक सैकड़ों की संख्या में कोरोना मरीज ठीक होकर घर पहुँच गए हैं। बड़नगर को अगर इलाज के मामले में आत्मनिर्भर करना है तो हमें ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था करनी होगी। लगभग 150 रेमडेसिविर इंजेक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट पेशेंट को लग गया है और लगभग हमारे पेशेंट लगभग 200 से 250 पेशेंट जो यहाँ से ठीक होके गए हैं। आपको बता दें कि आईएएस अधिकारी योगेश भरकट एक चिकित्सक भी हैं और मुंबई के जेजे अस्पताल में सेवाएं भी दे चुके हैं। उज्जैन से आगे बढ़ते हैं, बात खंडवा की कर लेते हैं, जहां फीता काटने गए मंत्री जी को गुस्सा आ गया। गुस्से की वजह क्या है, जरा जानिए। हमारी बात नई गाड़ी की हुई है, नई गाड़ी की हुई है। स्वास्थ्य अधिकारियों को फटकार लगाते ये है एमपी सरकार के कैबिनेट मंत्री विजय शाह, जो खंडवा के हरसूद तो गए थे जन सेवा के लिए भोपाल से आई एम्बुलेंस समर्पित करने, लेकिन वहाँ पहुँचते ही वो आग बबूला हो गए। हमारी बात नई गाड़ी की हुई है। मंत्री जी की इस नाराजगी की वजह स्वास्थ्य महकमे की लापरवाही है। दरअसल मंत्री जी तो समय पर पहुंच गए, लेकिन नई एम्बुलेंस वहां नहीं पहुंची। रस्म अदायगी करनी थी, इसलिए अधिकारियों ने पुरानी एम्बुलेंस खड़ी कर दी, लेकिन वो भी खराब। विजय शाह के धक्का मारने के बाद भी एम्बुलेंस शुरू नहीं हुई और आखिर में मंत्री जी को बिना फीता काटे ही लौटना पड़ा। जो उद्घाटन के लिए एम्बुलेंस खड़ी थी वो इस काबिल भी नहीं थी कि हम उसको जनता को लोकार्पित करें। कोरोना के खिलाफ रक्षा कवच वैक्सीन को लेकर अफवाह खत्म होने का नाम नहीं ले रही। मध्य प्रदेश के छतरपुर की इस खबर को देखिए। अधिकारी कर्मचारी घर घर मनाने जा रहे हैं, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं। इन ग्रामीणों का कहना है कि सरकारी अनाज मिले या ना मिले, हम वैक्सीनेशन नहीं करवाएंगे। हमें कुछ हो जाएगा तो हमारी जिम्मेदारी कौन लेगा? ना बुखार आ रहा ना कुछ होगा, हमें लगवाना नहीं है। आज में इंजेक्शन लग रहा, उन्हें 10 दिन बुखार चढ़ा, उसको कोई जवाबदारी मांगेगा। दरअसल इस इलाके में ये अफवाह उड़ गई है कि जहां इंजेक्शन लगा वहां पानी पड़ने से जलन होती है। इस गांव के लोगों को जागरूक करने के लिए खुद सीएमओ ने मोर्चा संभाला, ग्रामीणों से बात की, लेकिन लोगों के अपने अपने बहाने हैं।
वो कह रहे हैं कि हमें पहले जो है इंजेक्शन में हमें बुखार आ गया था और बुखार की वजह से हम अभी दूसरा इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे। मैं भी जो है घरों में जाकर के उनको प्रोत्साहित कर रहा हूँ, उनसे बात कर रहा हूँ और उन्हें वैक्सीनेशन लगवाने के लिए कह रहा हूँ। कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन जरूरी है, इसलिए वैक्सीन को लेकर तमाम अफवाहों पर लगाम लगाना बेहद जरूरी है। बड़ी खबर आपको दे देते हैं। दिल्ली में पेट्रोल 93 रुपए के पार पहुंच गया है। पेट्रोल के 19 पैसे और डीजल 29 पैसे महंगा हो जाने की खबर हमें मिल रही है। अब दिल्ली में पेट्रोल 93 रुपए 4 पैसे और डीजल 83 रुपए 80 पैसे का हो गया है। इससे भी बड़ी खबर यह है कि राजस्थान के गंगानगर में पेट्रोल 103 रुपए 52 पैसे का हो गया है। इससे पहले भी पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का सबसे ज्यादा असर गंगानगर में देखा जा चुका है, जहां पर सेंचुरी लगा चुका था पेट्रोल का दाम। और अब यहां से खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि एक बार फिर जब पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि हुई है तो राजस्थान के गंगानगर में पेट्रोल 103 रुपए 52 पैसे का हो गया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली में डीजल के दाम भी बढ़ गए हैं। पेट्रोल 19 पैसे लीटर और डीजल 29 पैसे लीटर महंगा हो गया है। तो आम आदमी की जेब पर एक बार फिर से मार पड़ रही है। पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। और बढ़ते हैं आगे, अगली खबर का रुख करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के डॉक्टरों और हेल्थ वर्कर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे। इस दौरान वो कोविड और गैर कोविड अस्पताल के कामकाज की समीक्षा करेंगे। अपने गुजरात दौरे के दौरान पीएम मोदी ने राज्य सरकार से कहा था कि संक्रमण को रोका कैसे जाए, ये वाराणसी से सीखना चाहिए। और तब से वाराणसी मॉडल खूब सुर्खियों में है। वजह है प्रशासनिक मैनेजमेंट। कोरोना की दूसरी लहर में वाराणसी में भी रोजाना 2000 के करीब केस आ रहे थे, जिसके बाद दवाइयों की कालाबाजारी और अस्पतालों की मनमानी शिकायतें आने लगी थी। इस पर रोक लगाने के लिए वाराणसी के जिलाधिकारी ने अनूठे प्रयोग किए। अप्रैल में 2 इन्फोर्समेंट टीमों का गठन किया। टीम में इनकम टैक्स, जीएसटी, पुलिस, प्रशासन, नगर निगम के साथ डिजास्टर मैनेजमेंट के जानकार वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल किया गया। दोनों टीमों ने शिकायतों की निगरानी और निपटारा शुरू किया। हालांकि खास बात ये रही कि किसी के खिलाफ न तो एफआईआर दर्ज की गई और न ही सामान को सीज किया गया। इससे जनता के बीच सख्त कार्रवाई का संदेश गया। शिकायतें कम हुई और कालाबाजारी करने वालों ने सहयोग करना शुरू कर दिया। मई के फर्स्ट वीक के बाद ही लगभग सारी ओवर प्राइसिंग की शिकायतें घट गई। इक्का दुक्का अस्पतालों की शिकायत ही अब आती हैं। साथ ही जो मेडिकल स्टोर है, ऑक्सीजन है, इनकी तो शिकायतें लगभग नील के आसपास हो गई थी। और अब कोई भी बड़ा ड्रग का स्टॉकिस्ट इसकी कार्रवाई नहीं करता है। विशेष मॉनिटरिंग सेल की मदद से कोरोना के हर मरीज, उसकी जरूरत और दवाइयों की मांग और सप्लाई पर भी कड़ी नजर रखी जा रही थी। और यही प्रशासनिक कुशलता पीएम मोदी को पसंद आ गई। बात कोरोना के खिलाफ लड़ाई में लीड ले चुका अमेरिका अब दुनिया की मदद के लिए तैयार है। अमेरिका के इस ऐलान को लेकर भारत की क्या उम्मीदें हैं, इस पर सबसे ताजा अपडेट हमारी रिपोर्ट के जरिए जानिए। कोरोना के खिलाफ जंग में बढ़त बना चुके अमेरिका ने वैक्सीन को लेकर बड़ा ऐलान किया है। लेकिन वैक्सीन की इस खेप में भारत का हिस्सा कितना होगा, इसको लेकर सस्पेंस बरकरार है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में 8 करोड़ वैक्सीन दुनिया भर को देने का ऐलान किया है। इसके बाद चर्चा होने लगी कि 8 करोड़ में से 6 करोड़ वैक्सीन भारत के हिस्से में आएगी। लेकिन विदेश मंत्रालय ने साफ किया है कि अभी वैक्सीन की संख्या को लेकर कुछ तय नहीं है। Look, we remain engaged with US entities on the prospect of procuring vaccines from the US and also perhaps manufacturing them in India subsequently. विदेश मंत्रालय ने बताया है कि वैक्सीन कब और कैसे दूसरे देशों को बांटी जाएगी, इस पर जानकारी नहीं है। अमेरिकी मानवाधिकार कार्यकर्ता रेव जेसी जैक्सन और भारतीय मूल के सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने बाइडेन प्रशासन से 6 करोड़ वैक्सीन भारत को देने की मांग उठाई है। हालांकि अमेरिका एफडीए की मंजूरी के बाद ही वैक्सीन बाहर भेजेगा और भारत भी अपने मानकों के हिसाब से ही वैक्सीन लेगा। अब तक आप ये समझ चुके होंगे कि वैक्सीन पर ही सारी उम्मीदें टिकी हुई हैं, लेकिन भारत में क्या है वैक्सीनेशन की स्थिति, टच स्क्रीन के जरिए बता रही हैं हमारी सहयोगी मलिका। ओवर टू यू मलिका।
शुक्रिया प्रतिमा। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, सबसे कारगर हथियार अगर कोरोना से लड़ना है, ये जंग जीतनी है, तो उसके लिए वैक्सीनेशन को ही माना जा रहा है। और जैसे कि प्रतिमा ने भी आपको बताया, कहीं पर स्लॉट्स नहीं मिल रहे हैं तो कहीं पर डोजेस की कमी है। अगर आज मौजूदा स्थिति की बात की जाए, देश भर में वैक्सीनेशन ड्राइव कैसी चल रही है, टच स्क्रीन के माध्यम से हम आपको बताते हैं एक दिन में वैक्सीनेशन किस तरह से चल रही है। पिछले 5 दिनों का ब्यौरा हम आपको दे रहे हैं। 15 मई की अगर बात की जाए तो 15 मई को 17,33,232 लोगों को वैक्सीनेट किया गया। 16 मई की अगर बात की जाए तो 6,91,211 आंकड़ों पर आप गौर कीजिएगा। 17 मई को 15,10,418 लोगों को वैक्सीनेट किया गया। और 18 मई की अगर बात करें तो 18 मई को 13,12,155 लोगों को वैक्सीनेट किया गया। 19 मई की अगर बात की जाए तो 11,66,090 लोग वैक्सीनेट हुए। अब 13 अप्रैल पर आप नजर डालिए। आप सोच रहे होंगे 13 अप्रैल की बात हम क्यों कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि आखिरी बार 20 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट 13 अप्रैल को ही किया गया था। और ये भी जान लीजिए कि इस रफ्तार से अगर हम चले तो वयस्क आबादी का वैक्सीनेशन पूरा होने में करीब 2.5 साल लग जाएंगे। कुछ और आंकड़े आपके सामने रख देते हैं कि पिछले 3 महीनों में वैक्सीनेशन कैसा चला है। मार्च महीने की अगर बात की जाए तो मार्च में 16.32 लाख प्रतिदिन। अप्रैल की अगर बात करें तो 28.69 लाख प्रतिदिन। और मई की अगर बात करें तो 16.85 लाख प्रतिदिन लोगों को वैक्सीनेट किया गया है। तो ये तमाम आंकड़े हैं जो हम आपके सामने रख रहे हैं टच स्क्रीन के माध्यम से, क्योंकि ये समझना जरूरी होगा कि देश में वैक्सीनेशन ड्राइव आखिर चल कैसे रही है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस बात पर जोर दे चुके हैं कि वैक्सीन ही एकमात्र हथियार है अगर कोरोना को हराना है। तो राज्यों में वैक्सीन की मौजूदगी पर अब नजर डाल लेते हैं कि किस तरह से। देखिए, 1 मई से शुरुआत होनी थी वैक्सीनेशन ड्राइव की कि 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीनेट करना है, लेकिन हमने देखा कि किस तरह से अलग अलग राज्य अपने हाथ खींचते रहे और उन्होंने वैक्सीन की डोजेस की कमी का हवाला दिया। कितने वैक्सीन अब तक मिल चुके हैं राज्य को? 21 करोड़ 7 लाख वैक्सीन मिल चुके हैं, लेकिन इस्तेमाल कितना हुआ है? इस्तेमाल हुआ है 19 करोड़ 9 लाख। और उसके बाद हम आपको ये भी बता देते हैं कि कितने डोजेस इस्तेमाल होना अभी बाकी है। 1 करोड़ 97 लाख डोजेस अभी इस्तेमाल होना बाकी है। और उसके अलावा अगले 3 दिन में अगर डिलीवरी की बात की जाए तो 26 लाख डोजेस की डिलीवरी होना अभी बाकी है। तो ये आंकड़े जो हमने आपके सामने रखे, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता तो है, लोग वैक्सीनेट होना चाह रहे हैं, लेकिन कोरोना की जो वैक्सीन है उसकी डोजेस की किल्लत भी देखने को मिल रही है, तो कई स्लॉट्स नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसे में ये एक बड़ी चुनौती कि किस तरह से पूरे देश को जल्द से जल्द वैक्सीनेट किया जाए। ओवर टू यू प्रतिमा। बात कोरोना की हो रही है तो जान लीजिए देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन को रफ्तार देने के लिए भारत बायोटेक ने नया ऐलान किया है। जल्दी से जल्द हर हिंदुस्तानी को वैक्सीन मिल सके, इसके लिए बड़ी योजना तैयार की गई है। भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन के उत्पादन को बड़े पैमाने पर बढ़ाने के लिए गुरुवार को मिशन 20 करोड़ की रणनीति का ऐलान किया। टीकाकरण की रफ्तार सुस्त न पड़े, इसलिए भारत बायोटेक अब कोवैक्सीन की सालाना 20 करोड़ डोज का उत्पादन करेगी। उत्पादन का काम साल 2021 की चौथी तिमाही से शुरू होगा। प्रोडक्शन का सारा काम गुजरात के अंकलेश्वर में किया जाएगा। अंकलेश्वर में भारत बायोटेक की सहायक कंपनी कायरन बेहरिंग वैक्सीन का प्लांट है, इसी में उत्पादन होगा। इस बीच अच्छी खबर यह है कि रूस की वैक्सीन स्पुतनिक 5 का प्रोडक्शन भी बहुत जल्द भारत में शुरू हो जाएगा, जिससे उसकी कीमत और कम हो जाएगी। सिंगल डोज वाली स्पुतनिक 5 की मौजूदा कीमत 995 रुपए है। तो देखिए, वैक्सीनेशन को लेकर चिंता लगातार बनी हुई है, क्योंकि जो लक्ष्य हमने रखा है कि दिसंबर 2021 तक पूरे देश में जो एडल्ट पॉपुलेशन है उनको वैक्सीनेट कर दिया जाए, उसके लिए दिन में 74 लाख लोगों को वैक्सीनेट करना जरूरी है, जिससे हम अभी बहुत पीछे चल रहे हैं। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन के कार्यालय की तरफ से कोरोना को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। इसमें लोगों के लिए कुछ खास सुझाव भी हैं। संक्रमण रोकिए, महामारी समाप्त करिए। मास्क, दूरी, स्वच्छता और खुली हवादार जगह, ये वो 4 मंत्र हैं जो पीएम मोदी के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ने संक्रमण को रोकने के लिए दिए हैं। सबसे खास चौथा मंत्र है जिसमें खुली हवादार जगह का जिक्र किया गया है। राघवन के मुताबिक संक्रमित व्यक्ति के छींक से वायरस 10 मीटर की दूरी तक जा सकता है, इसलिए जगह हवादार होने से सामुदायिक रूप से बचाव हो सकता है।
परामर्श में कहा गया है कि जैसे खिड़की खोलने में हवा में गंध कम होती है, वैसे ही वायरस भी कम हो सकता है। परामर्श के मुताबिक हवा के आने जाने और एग्जॉस्ट पंखों का उपयोग करना भी फायदेमंद होगा। ऐसा करने से हम घर और दफ्तर दोनों जगह सुरक्षित रह सकते हैं। के विजय राघवन ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि तीसरी लहर आकर ही रहेगी और इसे रोका नहीं जा सकता। हालांकि बाद में उन्होंने कहा था कि सावधान रहें, वो तीसरी लहर को रोक सकते हैं। अब खबर बंगाल से। बंगाल में नई सरकार बन गई है, लेकिन सरकार से ममता की तकरार खत्म होने का नाम नहीं ले रही। कल पीएम की बैठक में ममता बनर्जी शामिल हुई, लेकिन इसके बाद एक बार फिर से विवाद की शुरुआत हो गई। कोरोना को लेकर डीएम के साथ पीएम की बैठक में पहली बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शामिल हुई और पहली बैठक पर ही सियासी बवाल शुरू हो गया। ममता बनर्जी ने नहीं बोलने देने का आरोप लगाकर बैठक को सुपर फ्लॉप बता दिया। It was just a casual super flop meeting. We the chief ministers are feeling insulted and humiliated, and all the chief ministers were sitting just like puppet. सूत्रों के मुताबिक सरकार ने ममता बनर्जी के आरोपों को नकार दिया है। सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी ने 24 परगना के डीएम को मिले समय को रद्द करवाया, तभी किसी पॉलिटिकल स्टंट की आशंका जताई जा रही थी। ये पहली बार नहीं है जब पीएम की बैठक को लेकर कोई विवाद खड़ा हुआ हो। इससे पहले केजरीवाल और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के मामले में भी विवाद खड़ा हो चुका है। कोरोना के बाद ब्लैक फंगस ने देश की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। कहां-कहां कोरोना के साइड इफेक्ट से हड़कंप मचा है, इस रिपोर्ट में देखिए। कोरोना के कहर के बीच अब ब्लैक फंगस ने डरा दिया है। देश के राज्य शहर गांव-गांव में ब्लैक फंगस के बढ़ते केस डरा रहे हैं। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, तेलंगाना और तमिलनाडु ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। सिर्फ 5 राज्य ही नहीं बल्कि पूरे देश में ही ब्लैक फंगस के मामले बढ़ रहे हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश में ब्लैक फंगस लोगों के लिए आफत बनता जा रहा है। दिल्ली में ब्लैक फंगस के करीब 200 मरीज बताए जा रहे हैं, लेकिन हालात ये हैं कि एम्स जैसे बड़े अस्पताल के पास भी दवाओं की किल्लत है। फिलहाल स्टॉक में ये दवाई उपलब्ध नहीं है। इसी के साथ में जो दूसरी दवाइयाँ भी डॉक्टर रेफरेंस के तौर पर देते हैं, खरीदने के लिए बोलते हैं, वो दवाइयाँ भी फिलहाल स्टॉक में नहीं है और ये भी जानकारी नहीं है कि आने वाले कितने दिनों तक ये दवाइयाँ उपलब्ध नहीं रहेंगी। दिल्ली में 3 अस्पतालों को LNJP अस्पताल, GTB अस्पताल और राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ब्लैक फंगस के इलाज के लिए डेडिकेटेड सेंटर बनाए जाएंगे। इसके इलाज के लिए कई डिसिप्लिन के डॉक्टर्स की टीम बनाने की ज़रूरत है जो कि उस मरीज का ख्याल रखे। सरकारी में हमने GTB, LNJP और राजीव गांधी हॉस्पिटल, इन तीनों में हमने स्पेशल अरेंजमेंट्स किए हैं। इस बीमारी से बचाव का तरीका यही है कि सही वक्त पर पहचान हो और जल्दी से इलाज शुरू हो, नहीं तो वैसी ही तस्वीरें फिर से देखनी पड़ेंगी जो कुछ वक्त पहले देश ने देखी हैं। ब्लैक फंगस से जुड़ी एक जरूरी जानकारी आप जान लीजिए। ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने के बाद राज्यों को ब्लैक फंगस के केस, मौत, इलाज और दवाओं का हिसाब रखना होगा। सभी सरकारी और निजी स्वास्थ्य केंद्रों पर ब्लैक फंगस की निगरानी, पहचान, इलाज और इसके मैनेजमेंट पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और ICMR द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का पालन करना होगा। इसके अलावा ब्लैक फंगस के सभी मामलों की रिपोर्ट जिला स्तर के चीफ मेडिकल ऑफिसर को जाएगी। इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम के सर्विलांस सिस्टम में भी इसकी जानकारी दी जाएगी। और अब एक और अहम खबर आपको बता दें। भारतीय नौसेना का पहला विध्वंसक तोप INS राजपूत आज रिटायर हो जाएगा। रिटायरमेंट सेरेमनी विशाखापट्टनम में होगी। 41 सालों तक भारतीय समुद्री सीमा की रक्षा और अनगिनत मिशंस को बिना रुके अंजाम देने के बाद आज INS राजपूत सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। काशिन क्लास के इस युद्धपोत का निर्माण सोवियत संघ के दौर में हुआ था और 1980 में ये नौसेना में कमीशन हुआ था। INS राजपूत ने श्रीलंका में चलाए जा रहे ऑपरेशन अमन में भूमिका निभाई थी। मालदीव में बंधकों की समस्या के समाधान के लिए चलाए गए ऑपरेशन कैक्टस में भी ये शामिल था। ये पहला पोत है जिसे थल सेना की किसी रेजिमेंट यानी राजपूत रेजिमेंट का नाम दिया गया था। विशाखापट्टनम में आज एक समारोह कार्यक्रम होगा
ताकि INS राजपूत की विदाई को यादगार बनाया जा सके। अगर आप करदाता हैं तो आपके लिए ये खबर जानना समझना बेहद जरूरी है। कोरोना काल में केंद्र सरकार ने आयकर रिटर्न की तारीख बढ़ा दी है। कोरोना काल में लोगों के लिए दिक्कतों का अंबार लगा है। कई राज्यों में लॉकडाउन चल रहा है। ऐसे में आयकर विभाग के लिए नीतियां बनाने वाले केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने करदाताओं को कई राहत दी है। 2021-22 के ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई है। अब कंपनियां 15 जून की जगह 15 जुलाई तक अपने कर्मचारियों को फॉर्म 16 जारी कर सकेंगे। अब कंपनियां 30 अक्टूबर की जगह 30 नवंबर तक पिछले वित्त वर्ष का इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकेंगे। उम्मीद है आयकर विभाग के इस फैसले से पहले से परेशान लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। और चलिए नमस्ते भारत में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। जो अहम खबर इस वक्त मिल रही है, गढ़चिरौली में माओवादियों और C-60 की कमांडोज के बीच मुठभेड़ अब भी जारी है। घनदाट के जंगल में चल रहा है ऑपरेशन। C-60 कमांडोज के ऑपरेशन में अब तक तकरीबन 8 माओवादियों के मारे जाने की जानकारी मिल रही है। तो 8 माओवादियों के मारे जाने की खबर मिल रही है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में माओवादियों से मुठभेड़। तो चलो प्रतिमा, आई थिंक अब इरफान जी का रुख कर लेते हैं और उम्मीद कर रही हूँ मैं कि कार्टून अब तक तैयार हो गया होगा। क्यों इरफान जी, क्या बनाया आज आपने खास? देखिए, आप कार्टून में देख रहे हैं जैसे कि ये डबल्स का गेम चल रहा है और एक ऑलरेडी कोरोना पहले से मौजूद था, लेकिन साथ में पीछे से कौन आ गया? ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस ने मोर्चा संभाल लिया है और अगर इससे बचेगा कोई आदमी अगर, तो ब्लैक फंगस उसको निपटा देगा, इसलिए वो आके पीछे से खड़ा हो गया है। और यहाँ देख रहे हैं आप उसमें दर्शक, देखिए अब दर्शक में कौन लोग हैं जो मर चुके हैं, मुर्दे लोग जो हैं वो लोग बैठे हुए हैं उस तरह के, क्योंकि अगर इसका साथ होगा तो कौन लोग उनके साथ में होंगे, आप ये देख सकते हैं। मलिका, आज का कार्टून बड़ा मैसेज देता है कि आपको सिर्फ कोरोना से नहीं, ब्लैक फंगस से भी सावधान रहना है। ये मत सोचिए कि कोरोना महामारी के लिए तो हम लोग वैक्सीनेशन लगा लिए हैं तो पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाएंगे और हमें कुछ नहीं होगा। अभी भी आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। बिल्कुल, और लगातार देखिए अलग अलग राज्यों से आंकड़े आ रहे हैं। ब्लैक फंगस के मरीज की जो तादाद है, जो संख्या है, वो लगातार बढ़ रही है। तो अपना ख्याल रखें और इसे बिल्कुल भी हल्के में ना लें। तो नमस्ते भारत में आज के लिए मेरे और मलिका के साथ बस इतना ही। सोमवार को होगी मुलाकात। मलिका, वीकेंड के क्या प्लान्स हैं? वीकेंड के प्लान्स बहुत अभी मैंने अच्छे से तो नहीं कुछ तैयारी करी है या कुछ सोचा नहीं है, लेकिन मैं खुश हूँ कि ये हफ्ता बहुत अच्छा बीता और मंडे को आपसे दोबारा मुलाकात होगी। और वीकेंड पे मैं सोच रही हूँ कि एक नई सीरीज़ की शुरुआत करूँ और कोशिश करूँगी कि थोड़ा सा कुकिंग भी ट्राई तो बेसिकली मलिका कहना चाह रही है नेटफ्लिक्स एंड चिल। आप स्वस्थ रहिए और अपने आप को, अपने परिवार वालों को सुरक्षित भी रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आगे आदर्श झा के साथ खबर 9 बजे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।